आज का टॉपिक हमारा हर्निया है। हर्निया को हम हिंदी नोट्स के साथ समझेंगे। यदि आप इंग्लिश में नोट्स के साथ चाहते हैं तो कमेंट करना, इसको इंग्लिश नोट्स में भी बना लेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक के यदि आप नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के अंदर तो नर्सिंग वेदा करके टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्निया होता क्या है। तो हर्निया का सिंपल मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी ऑर्गन जो है या अंग जो है या ऑर्गन का कोई पार्ट जो है उसका अपनी जगह से बाहर निकलना या फिर अपनी जगह से दूसरी जगह पर मतलब दूसरी कैविटी के अंदर पहुंचना, उसको ही हर्निया कहा जाता है। सबसे सामान्य हर्निया जो होता है वो पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर होता है। उसमें भी खास करके आमाशय जो होता है स्टोमक उसके अंदर और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें होता है। और उसमें क्या होता है कि किसी कारण से स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पेट की जो कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी वहाँ से असामान्य रूप से बाहर निकल जाती है और उसी स्थिति को हर्निया कहा जाता है। अब बात करते हैं हर्निया के कारण या इसके कॉज। तो हर्निया जो है वो दो मुख्य कारणों के कारण से होता है। एक तो पेट जो है उसकी जो मांसपेशियाँ जो होती है मतलब एब्डोमिनल वाल की जो मसल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और साथ ही साथ पेट के अंदर जो प्रेशर जो होता है या दबाव जो होता है जिसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं वो बढ़ जाता है। जब पेट के अंदर दबाव बढ़ता है तो वो दबाव जो होता है वो पाचन तंत्र के जो ऑर्गन होते हैं जैसे स्टोमक है इंटेस्टाइन है उसके ऊपर गिरता है और उसके कारण से एब्डोमिनल वाल जो होती है वहाँ पर जो भी वीक एरिया या कमज़ोर एरिया होता है मतलब जहाँ आपकी मसल्स कमज़ोर होती है वहाँ से वो इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक का कुछ भाग जो होता है वो प्रोट्रूड मतलब बाहर निकल आता है और उसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। कभी कभी ये हर्निया जो होता है वो एकदम से हो जाता है तो किसी किसी में ये हर्निया जो होता है वो धीरे धीरे होता है। हर्निया होने का जो कारण जो होते हैं उसमें एक तो कोई जन्मजात विकृति होती है। जन्मजात विकृति जैसे कि जन्मजाति पेट जो है उसकी मसल्स कमज़ोर है उसके कारण से होता है। ज़्यादातर ओम्फेलोसील करके होता है जो कि अम्बिलिकल हर्निया के अंदर होता है, वो जन्मजात विकृति के कारण से होता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। सेकंड कोई चोट या सर्जरी के कारण, चोट और सर्जरी के कारण से पेट जो है उसकी दीवारें कमज़ोर हो जाती है, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण से कमज़ोर एरिया जो होता है वहाँ से आंत या कुछ भाग जो होता है वो बाहर निकल सकता है और हर्निया हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा व्यायाम या एक्सरसाइज करने के कारण से, बहुत ज़्यादा व्यायाम या एक्सरसाइज करने के कारण से पेट के अंदर दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने के कारण से वो दबाव जो होता है वो आंतें जो होती है उस पर गिरता है जिसके कारण से वो आंतें जो होती है वो पेट की वाल की जो कमज़ोर एरिया जो होता है वहाँ से बाहर निकल सकता है। एक बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाने के कारण, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के कारण से भी पेट के अंदर दबाव जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो बढ़ सकता है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। एक लंबी या तेज खांसी होती है मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत तेज खांसी आ रही है या लंबे समय से खांसी आ रही है तो अत्यधिक खांसी के कारण से भी पेट के अंदर दबाव जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो बढ़ सकता है और उसके कारण से हर्निया हो सकता है। इसके अलावा सीओपीडी की कंडीशन है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो उसमें भी बहुत तेज खांसी आती है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। एक कब्ज जो होता है या कॉन्स्टिपेशन जो है तो लंबे समय तक यदि कब्ज रहती है तो उसके कारण से स्टूल पास करते समय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है और उस दबाव के कारण से पेट के अंदर प्रेशर जो होता है वो बढ़ सकता है और हर्निया एक तो हो सकता है। इसके अलावा एक एसाइटिस की कंडीशन होती है, एसाइटिस जिसके अंदर पेट के अंदर पानी भर जाता है और पेट में पानी भरने के कारण से भी पेट के अंदर जो दबाव जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो बढ़ सकता है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। तो ये तो हर्निया होने के कुछ प्रमुख कारण जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हर्निया जो है उसके जोखिम कारक या रिस्क फैक्टर जो है मतलब वो कौन से फैक्टर है जिसके कारण से हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें एक तो समय से पूर्व जन्म प्री टर्म बेबी जो है उनमें, या फिर जन्म के समय कम वजन जो होता है लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि वो प्री टर्म या फिर लो बर्थ बेबी जो होते हैं उनमें पेट की जो वाल जो होती है एब्डोमिनल वाल की जो मसल्स जो होती है वो कमज़ोर होती है और उसके कारण से भी उनको हर्निया की संभावना ज़्यादा होती है। एक अधिक आयु या ओल्ड एज जो होती है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेट की मांसपेशियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोर होने के कारण से भी वहाँ पर हर्निया हो सकता है। एक कुपोषण या माल न्यूट्रिशन के कारण से, कुपोषण के कारण से भी पेट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण से हो सकता है। एक गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के अंदर
गर्भावस्था प्रेगनेंसी के कारण से पेट के अंदर दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण से भी हो सकता है। एक धूम्रपान जो है वो करने के कारण से कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर वीकनेस या कमज़ोरी आ जाती है और उसके कारण से पेट जो होती है उसकी वाल की जो मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण से भी वहाँ हर्निया हो सकता है। एक पारिवारिक इतिहास मतलब परिवार में किसी को यदि हर्निया है तो उसके कारण से भी हर्निया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक पूर्व में यदि हर्निया है या हर्निया की सर्जरी करवाई है तो उनको भी वापस हर्निया हो सकता है। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस वाला पेशेंट जो है उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के कारण से भी पेट के अंदर फ्लूइड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और एक तरह से एसाइटिस जो है वो कंडीशन उत्पन्न होती है। वो एसाइटिस के कारण से भी पेट के अंदर दबाव जो होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो बढ़ सकता है और हर्निया हो सकता है। एक लंबे समय से कब्ज यदि किसी को रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो उसके कारण से भी स्टूल पास करते समय स्ट्रेन मतलब दबाव डालना पड़ता है, उससे हर्निया हो सकता है। इसके अलावा कोलेजन और वास्कुलर बीमारी है किसी को, कोलेजन वास्कुलर बीमारी के कारण से भी पेट की जो वाल जो होती है उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसको कारण से भी हर्निया हो सकता है। ये तो हर्निया के जोखिम कारक जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर्निया जो है उसके टाइप की, हर्निया कितने प्रकार का होता है। तो हर्निया के जो प्रकार या टाइप जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हर्निया जो होता है वो पेट में कौन से हिस्से में हो रहा है और कौन सा अंग बाहर निकल रहा है। इसके आधार पर जो प्रकार बताए गए हर्निया के, उनमें एक तो इंग्वाइनल होता है, दूसरा अम्बिलिकल हर्निया होता है, तीसरा फीमोरल हर्निया होता है, चौथा हेथल हर्निया होता है और पांचवा इंसिजनल हर्निया होता है। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो। तो इंग्वाइनल हर्निया का सबसे सामान्य प्रकार होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। यह पुरुषों के अंदर मतलब मेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि छोटी आंत जो होती है या फिर पेरिटोनियम जो है उसका कुछ भाग जो होता है वो कमज़ोर एरिया जो होता है, पेट का जो कमज़ोर एरिया है वहाँ से इंग्वाइनल कैनाल जो होती है उसके अंदर आ जाता है। इंग्वाइनल कैनाल जो होती है वो पुरुषों के अंदर जांघें जो होती है वहाँ पर पाई जाती है और इसी कैनाल के द्वारा स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो गुजरती है। किसी कारण से यदि एरिया जो होती है उसकी वाल जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और इंटेस्टाइन का कुछ भाग जो होता है वो इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है, तो वही इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। तो एक तो इंग्वाइनल हर्निया हो गया। दूसरा फीमोरल हर्निया होता है। फीमोरल हर्निया के अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है उसका कुछ भाग जो होता है वो पेट जो होती है उसका जो कमज़ोर एरिया है वहाँ से जो फीमोरल कैविटी जो होती है वहाँ पर आ जाता है। ये फीमोरल कैविटी जो होती है वो भी जांघ का वाला एरिया जो होता है वहीं पर स्थित होती है और ये ज़्यादातर महिलाएँ जो होती है उनमें ज़्यादा होता है। तो सेकंड फीमोरल हर्निया हो गया। तीसरा जो होता है वो हेथल हर्निया होता है। हेथल हर्निया के अंदर आमाशय जो होती है स्टोमक उसका या इसोफेगस जो है उसका कुछ भाग जो होता है वो डायफ्राम जो होती है उसके थ्रू चेस्ट कैविटी जिसके अंदर लंग्स रहते हैं उसके अंदर आ जाता है और उसके कारण से हर्निया होता है। तो वही हेथल हर्निया कहलाता है। हेथल हर्निया जो होता है वो अधिक उम्र जो होती है मतलब 50 वर्ष के अधिक आयु जो होती है उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा नाभि हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया होता है। नाभि हर्निया जो होता है वो छोटे बच्चे जो होते हैं या नवजात बच्चे जो होते हैं उनमें होता है। इसमें नाभि जो होती है, अम्बिलिकस जो होता है उसके आसपास के एरिया जो है वहाँ की मसल्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के कारण से वहाँ से आंतें जो होती है वो बाहर निकल आती है और उसी को अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। इसको ओम्फेलोसील भी कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है। ये ज़्यादातर 1 से 2 वर्ष की आयु में अपने आप ठीक हो जाता है। यदि 1-2 साल के अंदर ठीक नहीं होता है तो फिर इसमें सर्जरी मतलब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो नाभि हर्निया हो गया। पांचवा इंसिजनल हर्निया होता है। इंसिजनल हर्निया जो होता है वो सर्जरी मतलब ऑपरेशन के बाद होता है। इसमें ऑपरेशन वाली जगह जो है वहाँ की मसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है या फिर घाव जो है वो नहीं भर पाता है। उसके कारण से आंतें जो है उसका कुछ भाग जो होता है वो जहाँ पर कट लगाया गया है या ऑपरेशन हुआ है वहाँ से बाहर निकल आता है, उसी को इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। तो ये तो हर्निया जो है उसके जो टाइप होते हैं वो हो जाएंगे। बात करते हैं हर्निया जो है उसके चिकित्सीय लक्षण मतलब क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं। तो हर्निया जो है उसके शुरुआत में तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कुछ लक्षण जो है वो दिखाई दे सकते हैं। किसी में तो हर्निया जो है उसके कारण से कोई भी लक्षण जो है वो नहीं दिखाई देता। हर्निया में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो उभरी हुई गठान जो है या फिर सूजन जो है वो महसूस होती है। ज़्यादातर ये सूजन या गठान जो होती है यदि इंग्वाइनल हर्निया है तो इंग्वाइनल एरिया जो होता है, ग्रोइन एरिया जो होता है वहाँ पर महसूस होती है।
ये सूजन जो होती है वो खांसी या वज़न उठाते समय बढ़ जाती है, जबकि सोते समय सूजन जो है वो कम हो जाती है। सूजन के अलावा कभी कभी उसको दर्द जो है वो हो सकता है कि जहाँ पर हर्निया हुआ है या प्रभावित भाग जो है वहाँ पर दर्द हो सकता है। प्रभावित भाग जो है वहाँ पर टेंडरनेस जो है मतलब खिंचाव जो है महसूस हो सकता है। किसी किसी को पेट फूलना मतलब ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा किसी किसी को जी मिचलाना है, उल्टी होना है, मतलब नोज़िया वोमिटिंग जो है वो भी हो सकते हैं। कभी कभी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी हो सकता है। ये तो ज़्यादातर इन्वाइनल हर्निया जो है उसमें दिखाई देते हैं। यदि हेतल हर्निया है उसमें यदि हुआ है तो हेतल हर्निया के अंदर सीने के अंदर जलन मतलब हार्ट बर्न हो सकती है। खट्टी डकारें आना, बेल्चिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा गले के अंदर कुछ अटका हुआ जो है महसूस होना ये भी हो सकता है। चेस्ट पेन या सीने में दर्द जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा अपच मतलब कभी कभी खाना न पचने की समस्या भी हो सकती है। ये तो हर्निया जो है उसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं मतलब लक्षण वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हर्निया जो है उसका डायग्नोसिस मतलब क्या क्या जांचें की जाती है। तो हर्निया जो है उसके डायग्नोसिस में एक तो चिकित्सा इतिहास मतलब हेल्थ हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। दूसरा शारीरिक परीक्षण किया जाता है मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। शारीरिक परीक्षण के अंदर पाल्पेशन जो वो करते हैं, पाल्पेशन करके हर्निया का जो बांस होता है उसको फील किया जाता है। उसमें एकदम सॉफ्ट मास जो होता है एकदम से सॉफ्ट स्वेलिंग जो होती है वो महसूस होती है। इसके अलावा व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, खड़ा होकर खांसने के लिए कहा जाता है। जब भी व्यक्ति खड़ा होकर खांसता है तो ग्रोइन एरिया जो होता है या जांघ वाला एरिया है वहाँ पर सूजन जो है वो मिलती है, तो वो भी एक हर्निया जो इसको डायग्नोस किया जाता है। एक सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। इसके अलावा सीटी स्कैन जो है वो भी करवाया जाता है। एक बेरियम स्वेलो जो है वो दिया जाता है। बेरियम स्वेलो जो होता है उसमें क्या होता है, बेरियम पदार्थ होता है वो निगलने के लिए दिया जाता है। उसके बाद उसकी एक्सरे ली जाती है। जहाँ जहाँ बेरियम जो होता है पहुँचता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। तो इसके द्वारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आंतों में कोई अवरोध तो नहीं हो रहा है इसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा और पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है। एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप जो होता है उसके द्वारा अंदर के पार्ट जो होता है उसको टीवी के स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है, उसके द्वारा इसको डायग्नोस किया जाता है। तो ये तो इसके डायग्नोसिस जो होते हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका चिकित्सीय प्रबंधन या मेडिकल मैनेजमेंट। तो हर्निया जो होता है उसका कोई चिकित्सीय प्रबंधन नहीं है, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हर्निया को ठीक कर दे। इसमें दर्द जो है उसको कम करने के लिए दर्द निवारक जो है वो दी जाती है। इसके अलावा प्रभावित भाग जो है मतलब जहाँ पर हर्निया हुआ है वहाँ पर दबाव जो होता है प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। प्रेशर जो है वो अप्लाई करने के लिए टाइट बेल्ट जो है वो या लंगोट जो है वो पहनने की सलाह दी जाती है। यदि हेतल हर्निया हुआ है तो हेतल हर्निया के अंदर एंटासिड जो होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे जेल्यूसिल है, डाइजीन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इत्यादि। इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है वो दी जाती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है वो HCl जो इसके निर्माण को कम कर सकती है, जैसे काइमेटिडाइन जो है वो। एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होती है वो दी जाती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होती है वो मेनली HCl जो होता है उसके निर्माण को कम कर सकती है, जैसे पेंटाप्रोजोल जो है वो। इसके अलावा एंटीमेटिक जो है वो दी जाती है। यदि वॉमिटिंग हो रही है तो उसको लिए एंटीमेटिक जो होती है, जैसे एंडोनसिटिरोन जो होता है, डोमपेडोन जो होती है वो दी जाती है। तो ये तो इसका चिकित्सीय या मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो हर्निया जो है उसमें सर्जरी एकमात्र उपाय होती है, मतलब हर्निया को केवल सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं होता है। इसमें जो सर्जरी काम में ली जाती है उसमें दो प्रकार की होती है। एक तो लेप्रोटोमी की जाती है। लेप्रोटोमी जिसके अंदर पेट जो उसको खोला जाता है और खोल के फिर हर्निया को रिपेयर किया जाता है। दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक के अंदर लेप्रोस्कोप होता है, एक छोटा सा छेद किया जाता है, उसके द्वारा लेप्रोस्कोप जो होता है उसको अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा इसको रिपेयर किया जाता है। हर्निया में जो सर्जरी की जाती है उनमें एक तो हर्नियोरेफी होती है। हर्नियोरेफी जिसमें क्या होता है, लेप्रोस्कोप जो है उसकी सहायता से उभरा हुआ जो भाग होता है उसको पुनः अपनी जगह पर धकेल दिया जाता है और उसके बाद जहाँ पर मसल्स जो है टियर हो गई है या छेद हो गया है उसको वापस रिपेयर कर लिया जाता है। तो वो तो हर्नियोरेफी कहलाती है। दूसरी हर्नियोप्लास्टी होती है, जिसको मैश रिपेयर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उभरा हुआ जो भाग होता है उसको वापस पुनः अपनी स्थिति में धकेल दिया जाता है और उसके बाद डिफेक्ट एरिया जो होता है, मतलब वहाँ जहाँ पर वीकनेस आ गई है, छेद हो गया है, वहाँ पर प्लास्टिक से बनी हुई एक मैश होती है, उस मैश को लगा दी जाती है। तो ये तो हर्निया जो है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा।
हर्निया जो है उसके कारण से क्या क्या जटिलता या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हर्निया जो है उसके कारण से एक तो इनकार्सिरेटेड हर्निया जो है वो हो सकता है, जिसमें हर्निएटेड पार्ट जो होता है वो प्रोट्रूड या बाहर निकल जाता है और उसके बाद उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण से उसमें नेक्रोसिस जो है वो हो जाता है और एक तरह से इस्चेमिया की कंडीशन हो जाती है। तो ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है कि हर्निया होने के कारण से इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है और उसके कारण से उसका ल्यूमन जो होता है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण से उसमें जो कंटेंट जो होता है उसका आगे की तरफ मूवमेंट बंद हो जाता है और एक तरह से बॉवेल जो होता है उसमें अवरोध आ जाता है, मतलब बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एक इन्फ्लामेशन जो हो सकता है कि हर्निएटेड पार्ट जो बाहर निकला है वो प्रेशर के कारण से डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन जो है हो सकता है। एक स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है कि हर्निया वाला भाग जो होता है या इंटेस्टाइन का जो लूप जो होता है वो जहाँ से बाहर निकला है वहाँ पर उसमें ट्विस्टिंग आ जाती है, फिर उसमें मरोड़ आ जाती है। उसमें मरोड़ आना उसको स्ट्रेंगुलेशन कहा जाता है। तो स्ट्रेंगुलेशन जो है वो हो सकता है। एक हाइड्रोसील जो है वो भी हो सकता है। ये ज़्यादातर इंग्वाइनल हर्निया जो उसके अंदर होता है। इंग्वाइनल हर्निया के कारण से स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो ब्लड वेसल जो होती है वो दब जाती है या कंप्रेस होती है। वो दबने के कारण से टेस्टिस जो है वहाँ से ब्लड का वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब वापस ब्लड जो होता है वो नहीं जा पाता है और उसके कारण से टेस्टिस जो है उसके अंदर फ्लूइड जो होता है मतलब पानी उसका भराव हो जाता है। टेस्टिस के अंदर पानी का भराव होना उसी को हाइड्रोसील कहते हैं। तो एक तो हाइड्रोसील जो है वो भी हो सकता है। एक हेमरेज जो है वो भी हो सकता है कि हर्निया जो हुआ है यदि या इंटेस्टाइन बाहर निकल गई है तो दबाव के कारण से वो डैमेज हो सकती है, उसके टिश्यू उत तक नष्ट हो सकते हैं और वो नष्ट होने के कारण से वहाँ से ब्लीडिंग जो है या रक्तस्राव वो भी हो सकता है। एक इस्चेमिक बॉवेल हो सकता है कि यदि हर्निया होने के कारण से इंटेस्टाइन जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगी और उसके कारण से उसके ऊपर दबाव पड़ता है। वो दबाव के कारण से वहाँ से जो ब्लड वेसल जो होती है वो दब जाती है। ब्लड वेसल दबने के कारण से ब्लड का बहाव जो होता है वो कम हो जाएगा और उसके कारण से जो पार्ट बाहर निकला है उसमें इस्चेमिया हो जाता है। तो एक तरह से इस्चेमिक बॉवेल जो है वो कंडीशन भी हो सकती है। तो ये तो हर्निया जो है उसकी जटिलता या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, फिर पेशेंट जो उसको क्या नर्सिंग केयर देनी है। तो इसमें रोगी जो है उसमें कब्ज़ जो है उसका कारण अवधि का आकलन करना है। एक पेशेंट जो है उसके हर्निया को कम करने के तरीके जो है वो बताना है, जिससे कि प्रभावित भाग जो है वहाँ पर टंग बेल्ट जो है वो पहनना। एक पेशेंट को भारी वजन या कठिन व्यायाम जो है वो करने का मना करना है। एक रोगी को पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक पेशेंट जो है उसको फाइबर रिच डाइट जो है वो लेने की सलाह देनी है ताकि उसको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो वो नहीं हो। एक पेशेंट जो उसके बॉवेल साउंड जो होते हैं उसको लगातार मॉनिटर करते रहना है ताकि यदि ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो रहा है तो उसका पता चल जाए। एक पेशेंट को दर्द जो है वो कम करने के लिए लेटने की सलाह देनी है, मतलब यदि हर्निया के कारण से दर्द हो रहा है तो पेशेंट को कहना है कि वो लेट जाए। इसके अलावा बहुत तेज़ खांसी आ रही है तो खांसी खाते समय भी उसको लेटने की सलाह देनी है। पेशेंट की सर्जरी करवाई जाती है तो सर्जरी के बाद जो नर्सिंग केयर देनी है उसमें एक तो सर्जरी के पहले पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में समझा देना। एक ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट जो है उसके ऑपरेशन वाली जगह जो है उसका निरीक्षण करना। एक संक्रमण के चिन्ह जो है उसका आकलन करना है। एक एसेप्टिक तरीके से ड्रेसिंग करना है ताकि इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो। एक ऑपरेशन के बाद दर्द जो है उसको कम करने के लिए डॉक्टर के निर्देशानुसार जो भी दर्द निवारक दवाइयाँ है वो देनी है। एक पेशेंट को खांसी और व्यायाम जो है वो करने का मना करना है। यदि खांसी बहुत आती है तो उसको पेशेंट को कफ सिरप जो है वो लेने की एडवाइस देनी है। एक पेशेंट जो है उसको सलाह देनी है कि खांसी यदि आती है तो खांसी खाते समय उसको लेट जाना है। कब्ज़ जो है उससे बचाव के लिए एज पर ऑर्डर लैक्सेटिव जो है वो देनी है। इसके अलावा दर्द जो है उसको कम करने के लिए स्क्रोटल सपोर्ट जो होता है जैसे कि लॉन्गोट जो है पहनने का वो सलाह देनी है। एक पेशेंट को डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दवाई जो है वो देनी है ताकि इन्फेक्शन की संभावना को कम को कर सके। एक पेशेंट को अधिक पानी जो है वो पीने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा उच्च फाइबर युक्त भोजन जो है वो लेने की सलाह देनी है, जैसे सब्जियां है, दलिया है, ओट्स है इत्यादि। एक पेशेंट को सर्जरी के बाद 6 माह तक भारी वजन जो है वो उठाने का मना करना है। उसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन के पश्चात क्या नर्सिंग केयर देनी है वो हो जाएगा। जब इंग्लिश में नोट्स के साथ चाहते हैं और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करना, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।